राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल मेरे साथ एक अजीब घटना हुई। मैं फेसबुक पर रील देख रहा था तो मैंने एक पोस्ट देखी। एक आदमी ने पोस्ट डाल रखी थी और उसमें उसने ये बात कही थी। वो आदमी सैनी जाति का था। मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैंने आज तक सोशल मीडिया पर किसी का नाम नहीं लिया है। नाम लेना भी नहीं चाहिए, खाम का किसी के दुश्मन बनाना या किसी को फेमस करना। अगर नाम आप लेते हो तो ये दो ही काम होंगे। तो वो भाई यूपी का है और जाति से सैनी है। उसने हालांकि मेरा नाम लेके पोस्ट डाली हुई थी। तो उसने ये बात कही। तीन उसमें उसने पंडित जियों की फ़ोटो डाली थी, चौथी मेरी। उस पंडित जियों की फ़ोटो में एक नवीन जयंत की भी थी। तो उसने कहा कि ये वो आदमी है जो हमारे लीडर राजकुमार सैनी को गाली देते हैं। बोला मैं शाम को 4 बजे लाइव आके इनकी बात का जवाब दूंगा। तो भाइयों, मैं तो हैरान रह गया। आप सब मेरे वीडियो देखते हैं। मैंने आज तक अपना आपा खोया है किसी वीडियो में। मैंने कभी वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया। मैं अपनी हर बात लॉजिक के साथ, तर्क के साथ करता हूँ। और जिस दिन मेरी ये तर्कशीलता ख़त्म हो जाएगी, मैं वीडियो बनाने बंद कर दूंगा, अपने चैनल को ही डिलीट कर दूंगा। जो बिल्कुल ही बदतमीज किस्म के आदमी है ना, जैसे ओकेंद्र राणा और बाबा रामदास अघोरी, आप मेरे यूट्यूब के पेज पर जाकर चेक करो। मैंने उनकी भी बातों का जवाब दिया है, तो तर्क के साथ, ना कि गाली गलौज के साथ। खैर, पहले मैं जो वो भाई है, वो जो सैनी साहब है, उसकी बात का भी जवाब दूंगा। उसने बहुत सारी बातें बोली हैं हमारे समाज को लेकर, हमारी राजनीति को लेकर, हमारे नेताओं को लेकर। उनका जवाब दूंगा। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो मेरा फेसबुक प्रोफाइल है उसमें 19,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर हो चुके हैं। मोनेटाइजेशन ऑन है, लेकिन एक भी पैसा उसमें आ नहीं रहा है। उसका कारण क्या है? वो मोनेटाइजेशन ऑन दिखाता है लेकिन उसके अंदर पैसे, एक एक पैसे की भी उसके अंदर इनकम मेरे को नहीं हो रही है। और यूट्यूब पर मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज है। उस पर व्यू नहीं आते हैं। व्यू आते हैं 1, 1.5 या 2 हज़ार, इसलिए उस पर कोई पैसा नहीं आता है ज़्यादा। और फेसबुक, जहाँ पर मेरे 2-2, 3-3 लाख व्यू आते हैं एक वीडियो पे, उस पर पता नहीं किस कारण से पैसा नहीं आता है। तो पैसा हर आदमी के जीवन में एक ज़रूरी नीड होता है। अगर कोई भाई इस बारे में मेरी हेल्प करना चाहता है, मेरे फेसबुक प्रोफाइल के अंदर मोनेटाइजेशन ऑन होने के बावजूद क्यों पैसा नहीं आ रहा है, इस मामले में अगर किसी को कोई नॉलेज है, अगर कोई भाई फेसबुक से अर्निंग कर रहा है, तो वो कृपया कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नंबर डाले। अगर वो भाई दिल्ली के आसपास या दिल्ली में ही रहता होगा तो या तो मेरे पास आ जाएगा या मैं उसके पास चला जाऊंगा। इस मेरी समस्या का अगर किसी के पास हल हो तो हल करने की कृपया कोशिश करें। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो भाइयों, मुद्दे की बात ये है कि उस भाई ने जो बातें कही, उसने ये कहा, सबसे पहले तो उसने ये कहा राजकुमार सैनी जी के बारे में कि राजकुमार सैनी इतना बड़ा नेता है कि जब से उसने लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी बनाई है, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई कि उसने हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी को चीफ मिनिस्टर बना दिया और यूपी में केशव प्रसाद मौर्य को तथा बिहार में सम्राट चौधरी को। तो उसने ये बात कही कि 3-3 राज्यों में भाजपा को मजबूर होना पड़ा सैनियों को नेतृत्व देने के लिए। खैर, अब मैं उसकी बात को बिल्कुल फेस वैल्यू पे लेते हुए उससे एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि राजकुमार सैनी इतने बड़े कद का नेता है कि उससे डरकर भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम बना दिए। तो जब से उसने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी बनाई है, वो आज तक कोई चुनाव क्यों नहीं जीत पाया? हरियाणा के अंदर 2019 का विधानसभा का चुनाव उसकी लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी ने सारी 90 की 90 सीटों पर लड़ा था तथा उसको केवल पूरे हरियाणा में 1.5 लाख वोट मिले थे। जिस हरियाणा के अंदर 1.5 या 2.25 करोड़ मतदाता हैं और जिस हरियाणा के 9 जिलों के अंदर सैनियों की अच्छी खासी संख्या है और जिस हरियाणा में सैनियों की कहते हैं 8 लाख से 10 लाख के बीच में जनसंख्या है, उस हरियाणा के अंदर
राजकुमार सैनी की लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी को केवल 1.5 लाख वोट मिले थे 2019 के विधानसभा चुनाव में, और 2024 के विधानसभा चुनाव में राजकुमार सैनी ने चुनाव ही नहीं लड़ा, अपने को विड्रॉ कर लिया। तो मैं उस भाई से ये बात पूछना चाहता हूँ कि जो नारायणगढ़ सीट है अम्बाड़ा ज़िले की, वहाँ पर लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी चौथे नंबर पर आई थी, उसको 15,454 वोट मिले थे। और जो लाडवा सीट है कुरुक्षेत्र की, उस पर 9,099, वहाँ भी चौथे नंबर पर आई थी। और यमुनानगर की रादौर सीट पर केवल 2,500 वोट मिले थे, वहाँ पे छठे नंबर पर आई थी। तो अगर वो इतने बड़े लीडर हैं तो आज तक बीजेपी छोड़ने के बाद वो कोई चुनाव क्यों नहीं जीते? अपने पूरे जीवन में उन्होंने केवल 2 चुनाव जीते हैं। एक बार वो विधायक बने थे, एक बार वो सांसद बने थे। विधायक बने थे वो हरियाणा विकास पार्टी से, और सांसद बने थे बीजेपी से। उसमें उनका अपना कुछ भी रोल नहीं है। जब चौधरी बंसीलाल की लहर थी उसमें वो एमएलए बन गए, और बीजेपी की लहर में वो एमपी बन गए। अब आगे बात करते हैं। आगे बात ये है कि आजकल वो अम्बेडकरवादी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो धर्म को नकारते हैं, धर्म को काल्पनिक बताते हैं, सारे हिंदू देवी देवताओं को काल्पनिक बताते हैं, और इसके अलावा वो मूर्ति पूजा का भी विरोध करते हैं। और जो उनके समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि राजकुमार सैनी अंधविश्वास के खिलाफ बात करते हैं, किसी जाति के खिलाफ बात नहीं करते। ऐसी बातें अम्बेडकरवादी विचारधारा के बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे करते हैं। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उनके समर्थकों से और उस सैनी भाई से जिसने ये पोस्ट या वीडियो डाला, कि भाई ये बताओ, राजकुमार सैनी जी जब इतने ही बड़े अम्बेडकरवादी थे, इतना ही उनको हिंदू धर्म से प्रॉब्लम थी, अंधविश्वास से प्रॉब्लम थी, तो वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों शामिल हुए थे? उससे चुनाव लड़कर क्यों एमपी बने थे? भारतीय जनता पार्टी कहती है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राजकुमार सैनी कहते हैं कि राम एक काल्पनिक पात्र है, राम कभी हुआ ही नहीं, कृष्ण कभी हुआ ही नहीं, रामायण और महाभारत कभी हुई ही नहीं। वो भगवान राम की पैदाइश पर भी सवाल उठाते हैं, उनके पिता दशरथ के बारे में भी बहुत गिरी हुई बात करते हैं। अगर मेरी बात झूठ हो तो सोशल मीडिया पर एक बार आप यूट्यूब पर ये बोल के देखिए कि राजकुमार सैनी के धर्म विरोधी बयान, कितने सारे वीडियो निकल कर आएंगे। तो जब उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा, वो सांसद बने, तब क्या उनके अम्बेडकरवादी विचार उनके नहीं थे या ये अभी हुए हैं? ये भी एक सोचने की बात है। खैर, हो सकता है उस समय वो अम्बेडकरवादी ना रहे हों, बाद में हो गए हों, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अब मैं हरियाणा के जो सैनी समाज के लोग हैं उनसे एक बात पूछता हूँ कि जब राजकुमार सैनी जी किसी जाति को टारगेट करते हैं, जैसे पहले जाटों को करते थे, अब ब्राह्मणों को करने लगे, उसके रिएक्शन में दूसरी जाति के लोग उनको टारगेट करते हैं, तो वो उनके बचाव में आके खड़े होते हैं, उनको अपना नेता बताते हैं। जैसा कि कल उस सैनी भाई ने वीडियो बनाया फेसबुक लाइव आकर। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप लोग राजकुमार सैनी को अपना लीडर मानते, बहुत अच्छी बात, आप उसका बचाव करते, ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसको वोट क्यों नहीं देते जब वो चुनाव लड़ता है? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप उसको अपना लीडर भी माने, उसकी बातों को तर्कसंगत भी कहे, और ये भी कहें कि वो बड़ी लॉजिकल बातें करता है, अंधविश्वास को मिटाने की बातें करता है, और वोट आप दें भारतीय जनता पार्टी को। आप 2 नावों में सवारी कैसे कर सकते हैं? आप नायब सिंह सैनी को भी अपना नेता माने, आप राजकुमार सैनी को भी नेता माने। हो सकता है आपके दोनों नेता हों, लेकिन दोनों की विचारधारा कहाँ मिलती है? भाई, नायब सिंह सैनी उस पार्टी में है जो मनुस्मृति को भी मानती है, जो मनुस्मृति को इस देश का संविधान बनाना चाहती है, और राजकुमार सैनी उस पार्टी में है जो कि अम्बेडकरवादी है, जो मनुस्मृति को जलाते हैं बाकायदा। नायब सिंह सैनी उस पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं जो ये कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और राजकुमार सैनी उस पार्टी के लीडर हैं जो ये कहते हैं कि राम कभी हुआ ही नहीं। तो ये मामला विचारधारा का तो मेरे को नहीं लगता, ये मामला तो मुझे सीधा सीधा जातिवाद का लगता है। इसी को जातिवाद कहते हैं कि इधर भी हम और उधर भी हम,
दोनों विपरीत विचारधाराओं में हमारे दो नेता हैं, हम दोनों को अपना नेता मानेंगे, एक को हम वोट देंगे, एक को खाली उसके बयानों का समर्थन करेंगे। खैर, आपकी मर्जी। अब उस भाई ने आगे बढ़ के और बात कही है। उसने ये तो बातें कही जो मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद उसने मेरे को चिढ़ाने के लिए बाकायदा मेरा नाम लिया और मेरे ये कहा कि अनिल सोलंकी भाई, अब बना लेना तू अपना हरियाणा में मुख्यमंत्री। तेरा चौटाला बोला पहले जेल में गया फिर ऊपर गया, और तेरा हुड्डा इतने साल से, मतलब 2-3 टर्म से विपक्ष के अंदर बैठा है, तो उसकी बात का भी मैं जवाब देता हूँ। पहली बात तो भाई, जीवन मृत्यु, यश अपयश, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। चौटाला साहब जेल में रह के 12-13 साल की जेल भी काट आए, अपने घर आके वो ऊपर गए हैं, पूरी ज़िंदगी जी के गए हैं, पूरा उनका लंबा एक राजनीतिक जीवन था। खैर, अब मैं ये बात कहता हूँ कि सत्ता में हम आए या ना आए, और हो सकता है कि सत्ता में आने के लिए अभी हमको और इंतज़ार करना पड़े। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का मेरे को एक बयान याद आता है जो उन्होंने पार्लियामेंट में दिया था। वो ये कहते थे कि सत्ता आनी जानी चीज़ है, ऐसी सत्ता को हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे जो कि अपने निजी मूल्यों को गिरवी रख के मिलती हो। तो मैं भी ये बात करता हूँ, हरियाणा के अंदर चाहे अगले 20 साल भी और जाट मुख्यमंत्री ना बने, हम ऐसी राजनीति जाट समाज कभी भी नहीं करेगा जो किसी धर्म को गाली दे के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले, किसी जाति को गाली दे के मुख्यमंत्री की कुर्सी मिले। हम हमेशा राजनीति करेंगे किसान को एमएसपी दिलवाने की, किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलवाने की, किसान आंदोलन करके राजनीति करेंगे, लेकिन कभी जाति और धर्म को टारगेट नहीं करेंगे। और रही बात सत्ता की, तो अभी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 28 साल के बाद दोबारा दिल्ली में आई है। कई बार इंतज़ार लंबा हो जाता है, हो सकता है हमारा इंतज़ार भी लंबा हो हरियाणा में, और 2-3 टर्म हो सकता है कि सीएम हमारा ना बने, लेकिन हमारी हरियाणा की राजनीति में रेलिवेंस हमेशा बनी रहेगी। उस रेलिवेंस को कोई ख़त्म कर नहीं सकता, क्योंकि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर राजनीति करते हैं। हमारी जाति के जो लीडर हुए ताऊ देवी लाल ने जो बुढ़ापा पेंशन की है, और आज इस बुढ़ापा पेंशन को बीजेपी बंद कर रही है। आज 36 बिरादरी के आदमियों को ताऊ देवी लाल याद आ रहा है, क्योंकि उसने बुढ़ापा पेंशन करने के पीछे जाति नहीं देखी थी, सबका हित देखा था। चौधरी बंसीलाल का दुश्मन भी ये नहीं कह सकता कि जो हरियाणा कभी बुंदेलखंड से भी पिछड़ा होता था, उस हरियाणा को विकसित करने वाला हरियाणा का आर्किटेक्ट था चौधरी बंसीलाल। उसने भी ये नहीं देखा था कि ये जिला जाटों का, ये अहिरों का, ये फलाने का, ये पंजाबियों का यहाँ मैं विकास ना करूँ। तो जो नफ़रत फैलाने वाले हैं वो अपनी नफ़रत फैलाते रहो, और जिसको बड़ बोलापन है वो अपना बड़ बोलापन भी दिखाते रहो। इस देश की जो सबसे बड़ी आज राजनीतिक पार्टी अपने को कहती है बीजेपी, उस बीजेपी को भी 1952 में जनसंघ बना था और सत्ता 1998 में मिली थी। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि जिस पार्टी को 40-50 साल लग गए केंद्र में सत्ता में आने में, तो क्या हो गया अगर 2-4 चुनाव और हार जाएंगे, 2-4 चुनाव और मुख्यमंत्री का पद। अब बिहार में जो तेजस्वी यादव की पार्टी है वो 5वां चुनाव आ रही है, तो उसकी रेलिवेंस थोड़ी ख़त्म हो गई, विपक्ष में तो वही है। तो हो सकता है और 1-2 इलेक्शन हार जाएं, हो सकता है और आप लोगों का बड़बोलापन सुनने को मिले, लेकिन अपने मूल्यों से कभी भी जाट समाज के लीडर और हम लोग जो उनको वोट देते हैं वो समझौता नहीं करेंगे। हम कभी जाति को टारगेट या धर्म को टारगेट या देवी देवताओं को काल्पनिक बता के वोट जनता से नहीं मांगेंगे। हम जनता के रियल इश्यूज़, जैसे अभी अमेरिका से ट्रेड डील हुई है, किसान आंदोलन, किसानों की फसल के मूल्य पर राजनीति करेंगे। सत्ता आनी जानी चीज़ है, आएगी जब आएगी, नहीं आएगी तो मत आओ। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा साथियों कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, तथा जो भाई चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें।
ज्वाइन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स भाइयों।